हाय एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी वन शॉट वीडियो के बारे में, सो हियर इट इज़। तो भैया आज हम चालू करेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। अब ये पावर शेयरिंग क्या होता है भैया, बड़े ही ध्यान से समझना। पावर शेयरिंग का मतलब होता है ताकत का बंटवारा। कौन सी ताकत? क्या डोले शोले वाली ताकत? नहीं भाई। ताकत का मतलब है एक ऐसी ताकत जिससे दुनिया पे राज करा जा सके, लोगों को कंट्रोल किया जा सके, और इसी को बोला गया है पावर शेयरिंग। अब एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना कि भैया जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ जहाँ पे लोकतंत्र है, वहाँ वहाँ पे पावर शेयरिंग ज़रूर यूज़ होता है, और पावर शेयरिंग को यूज़ करना ज़रूरी भी है। अब क्यों ज़रूरी है, इसके लिए कहानी समझते हैं। और कहानी क्या है कि आज से सदियों 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 साल पहले जब राजा महाराजा का टाइम होता था, तो भैया सिर्फ अंधा कानून चलता था। अब अंधा कानून क्यों, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो राजा रानी थे वो करते क्या थे, ये कानून भी खुद ही बनाते थे, ये कानून भी खुद ही लागू करते थे, और साथ ही साथ अगर कोई इनकी बात नहीं मानता था तो उसको पनिशमेंट भी खुद ही देते थे। तो इसीलिए अंधा कानून था। अब ये लोग इतने गंवार, इतने जाहिल किस्म के लोग थे कि इन लोगों को ढंग से कानून बनाना नहीं आता था, लोगों को परेशान करते थे, उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, और लोगों ने कहा कि भैया अब तो अति हो गई, अब नहीं झेला जा रहा भाई, अब बस की नहीं है। और इसी वजह से उन लोगों ने डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। अभी क्या होती है भैया, क्लास 9th की वीडियो मैंने बनाई है, उसमें जाके देख लेना। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है जहाँ पे राजा रानी होते हैं जो अपने महल में बैठ के दाल खिचड़ी खा रहे होते हैं, और एक चुनिंदा इंसान होता है जो उस पूरी की पूरी कंट्री को गवर्न करता है। समझ गए? तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि भैया धीरे धीरे समय बदला और डेमोक्रेसी आई। तो जैसे ही डेमोक्रेसी आई वैसे ही चीज़ों में चेंज आ गया, और डेमोक्रेसी चलाने के लिए एक टूल लेके आया गया, एक प्लास्कस, एक पेच लेके आया गया, जिसका नाम था पावर शेयरिंग। कि भैया ये जो ताकत है ना, जब अलग अलग लोगों को दी जाएगी तो ज़्यादा एफिशिएंटली काम होगा उसमें। मतलब कानून बनाने वाला अलग हो, कानून लागू करने वाला अलग हो, और पनिशमेंट देने वाला अलग हो, क्योंकि वो डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे। और यही है पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, और इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग क्यों होता है, और पावर शेयरिंग को अगर यूज़ ना किया जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो मॉडर्न डे में ये जो पावर शेयरिंग है, जो डेमोक्रेसी में यूज़ हो रही है, वो कैसे हो रही है, बड़े ध्यान से समझो। तो देखो भैया, हमारे यहाँ पे ये तीनों लेवल अलग अलग है। मतलब कानून बनाने वाला, दैट इज़ लेजिस्लेटिव, अलग है। कानून लागू करने वाला, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, अलग है। और जो उस कानून को ना माने या जो उस कानून को फॉलो ना करे, उसको पनिशमेंट देने वाला जुडिशरी अलग है। अब ये तीनों के पास अपनी अपनी पावर है। अगर मैं एक ही इंसान को ये सारी पावर दे दूं तो क्या होगा, तो त्राही त्राही हो जाएगी भाई। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से समझो कि आपके स्कूल के अंदर जो बड़े बड़े डेजिग्नेटेड लोग हैं, उन सबके पास अपनी डिस्क्राइब पावर है। मतलब सबसे ज़्यादा पावर है प्रिंसिपल के पास, उसके बाद आती है वाइस प्रिंसिपल के पास, फिर फ्लोर इंचार्ज के पास, फिर क्लास टीचर के बाद, फिर सब्जेक्ट टीचर के बाद, और उसके बाद हमारे लल्लू पल्लू मॉनिटर के पास। ठीक है, जिसके पास कहने की पावर है। ठीक है, लेकिन भैया पावर शेयरिंग का मतलब यही है कि सबको उनके अकॉर्डिंग पावर देना। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें दो नानी माँ की कहानियाँ समझनी पड़ेगी, जो कि एक कहानी है बेल्जियम की और एक कहानी है श्रीलंका की। तो चलो सबसे पहली कहानी के बारे पढ़ते हैं, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। चलो भाई, तो बेल्जियम की कहानी समझते हैं। तो ये जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक पार्ट है, यूरोप की एक कंट्री है, और बहुत छोटी सी कंट्री है भाई। मतलब इतनी छोटी कंट्री है कि मैं क्या बताऊं, हरियाणा उससे ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे लोगों की बात करूं तो भैया लोग उससे ज़्यादा शायद दिल्ली में ही रहते होंगे। सिर्फ 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, और इस 1 करोड़ की पॉपुलेशन में भी डाइवर्सिटी है। मतलब कि एथनिक कॉम्पोजिशन। ये एथनिक का मतलब क्या होता है, जो तुम दिवाली पे अपना कुर्ता पजामा पहनते हो, 3 पीस सूट पहन के नहीं घूमते, दैट इज कॉल्ड एथनिक। मतलब कि जो नेटिव एरिया से बिलोंग करता है। समझ गए? क्लियर है? चलो, तो भैया आप बात करते हैं कि बेल्जियम की ये जो कहानी है वो क्या है, कि बेल्जियम के अंदर 3 तरीके के लोग रहते थे। एक रहते थे हमारे डच लैंग्वेज बोलने वाले, एक वो लोग जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और एक वो लोग जो बीच के बिचौलिए थे। हाँ, जो क्रिकेट में होते हैं बिल्कुल वैसे ही, दोनों तरफ से बैटिंग करते थे। कैसे? जो कि थे जर्मन। तो भैया जर्मन जो थे वो डच लैंग्वेज भी बोल लेते थे, फ्रेंच भी बोल लेते थे, और अपनी तो आती ही थी। ठीक है, अब बात करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन की। तो जो हमारे डच लोग थे वो कितने परसेंट थे? 59% जो थे वो रहते थे वहाँ पे डच लोग, जो कि मेजोरिटी थी। 40% जो थे वो रहते थे फ्रेंच लोग, और 1% रहते थे हमारे जर्मन्स। अब बेल्जियम की बात करूं तो बेल्जियम जो है वो अपनी बाउंड्रीज भी शेयर करता था लग्जमबर्ग के साथ और भी बहुत सारे देशों के साथ। लेकिन खास बात यह है कि भैया जो बेल्जियम था उसकी कैपिटल सिटी का नाम था ब्रसेल्स, और ब्रसेल्स के अंदर अलग ही मुद्दा था। क्यों अलग मुद्दा था? क्योंकि वहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन अलग थी। वहाँ पे ब्रसेल्स के अंदर 80% जो लोग थे वो रहते थे फ्रेंच लोग, और 20% जो लोग थे वो रहते थे डच लोग।
तो तुम कहोगे सर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये हुई भाई कि फ्रेंच और डच लोगों के बीच में एक कोल्ड वॉर चालू हो गई। कैसी कोल्ड वॉर? जो कभी कभी मम्मी पापा में हो जाती है और वो तुम्हें बीच का बिचौलिया बना के मैसेज ट्रांसफर करवाते हैं, बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि भैया जो डच लोग थे वो किलसने लगे, और किलसने इसलिए लगे क्योंकि जो फ्रेंच लोग थे ना, उनके चाचा विधायक थे, मतलब कि पावरफुल लोग थे, मंत्री बने हुए थे, पैसा बहुत ज़्यादा था। और दूसरी चीज़ ये थी कि ब्रसल्स के अंदर इनकी डोमिनेंस ज़्यादा थी। ब्रसल्स के अंदर ये लोग जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे वो कर सकते थे। और इसी वजह से जो हमारे डच लोग थे वो चिढ़ रहे थे कि भैया हम तो पूरी कंट्री में मेजोरिटी में, और ब्रसल्स में ये लोग मौज काट रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो डच लोग थे वो डर रहे थे कि कल को हमारे जो बाल बच्चे हैं, ठीक है, वो पढ़ने वढ़ने जाएंगे तो ये तो फ्रेंच वालों को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, हमें तो ना मिलेगी। और इसी वजह से ये जो कोल्ड वॉर है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब बेल्जियम के जो लोग थे और जो बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी वो बड़ी समझदार थी। उन्होंने सोचा कि भैया 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, आपस में लड़ मरी तो बचेंगे क्या, ठीक है, चूहे बिल्लियों को थोड़ा, उससे थोड़ा देश चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स करी, और 1960s से लेकर 1970s तक 4 बार अमेंडमेंट्स करी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जो चौथी अमेंडमेंट करी गई उससे पूरा का पूरा जो हुलिया था बेल्जियम का वो बदल गया। कैसे बदला? कि भैया यहाँ पे अडॉप्ट किया गया पावर शेयरिंग को। सबसे पहला क्या किया गया कि भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, देखो 4 स्टेप में सिखाऊंगा, जल्दी से समझ लेना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके अंदर 50% डच को बिठाया, 50% फ्रेंच को बिठाया। सेम जो ब्रसल्स था वहाँ पे भी यही किया गया, 50% फ्रेंच, 50% डच। बाकी स्टेट्स के अंदर भी सेम किया गया, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर 50% डच, 50% फ्रेंच। अब इतने अगर इक्वल मेंबर जो है मिनिस्टर बनेंगे, इतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, तो लड़ाई किस बात की होगी? एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि भैया ब्रसल्स की पावर को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और फोर्थ तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है कि एक और 3rd लेवल की गवर्नमेंट को बना दिया जिसका नाम रखा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे बेसिकली अब हुआ क्या कि भैया कल को अगर आपके घर के आसपास जो है गड्ढा खुद जाता है तो प्रधानमंत्री को तो ना वो ट्वीट करोगे, लेटर लिखोगे कि मेरा गड्ढा भरवा दो, लोकल गवर्नमेंट के पास ही तो जाओगे। सेम चीज़ अगर आपको अपने कल्चर, अपने एजुकेशन, अपने ट्रेडिशन में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास जाओगे। ये थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब कि फ्रेंच की अलग थी, डच की अलग थी और जर्मन की अलग थी। समझ गए? क्लियर है? तो अब एक चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी कि भैया पावर शेयरिंग को अडॉप्ट करने से बड़ा ही सुख, बड़ा ही चैन मिलता है। और यही एक टर्म और एक फैक्ट भी है कि भैया जो ब्रसल्स था उसको यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, क्योंकि वहाँ पे सुख शांति इतनी आ गई थी। अब इसी के बाद एक और कहानी आती है, और ये कहानी है हमारी श्रीलंका की। तो भैया श्रीलंका के अंदर कुछ इसका उल्टा हुआ। तो बात करते हैं श्रीलंका के अंदर क्या हुआ। तो श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ था, क्योंकि जैसे हमारे ऊपर राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वैसे वहाँ पे भी थे। और आज़ाद होने के बाद वहाँ पे कुछ अलग हुआ। क्या हुआ उसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले बात करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन की। तो देखो भैया श्रीलंका के अंदर 74% जो लोग थे वो थे सिन्हालास, जो कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। दूसरा आता है हमारा 18% लोग, वो लोग थे जो कि तमिल लैंग्वेज बोलते थे। और दूसरे आते थे 7% लोग जो कि क्रिश्चियंस थे, और ये भी बीच के बिचौलिए थे, दोनों तरफ से बैटिंग करते थे। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे भैया रिलीजन भी बटे हुए थे। क्यों? क्योंकि जो 74% लोग थे जो सिन्हालास थे वो लोग थे बुद्धिस्ट, वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। जो हमारे 18% तमिल्स थे उसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, और जो हमारे 7% थे वो तो क्रिश्चियन थे ही थे। अब एक चीज़ जानने वाली और है कि ये जो 18% थे इसके अंदर 2 तरीके के तमिल्स थे, एक थे नेटिव तमिल्स और एक थे इंडियन तमिल्स। नेटिव तमिल्स कौन से होते हैं? नेटिव तमिल्स वो होते हैं कि भैया जिनके बाप दादा बहुत पहले ही, आज़ादी से पहले ही जाके वहाँ बस गए थे और अपनी वंशज वहीं पर बढ़ाने लगे। इंडियन तमिल्स कौन थे? जो इंडिया से उठ के आज़ादी के बाद वहाँ पे गए और वहीं रहने लग गए रिश्तेदारी में। समझ गए? अब कहानी और आगे बढ़ी और चीज़ों में दिक्कत आने लगी। हुआ क्या कि भैया श्रीलंका जैसे ही आज़ाद हुआ वहाँ पे अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी चाहिए लोगों ने, और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी। और एक चीज़ बड़ी समझने वाली है कि मेजोरिटी यहाँ पे सिन्हाला लोगों की थी, तो कुछ भी कर लो गवर्नमेंट तो उन्हीं की जीतनी थी। ऐसे ही हुआ, सिन्हाला गवर्नमेंट बनी, और गवर्नमेंट बनने के बाद इन्होंने 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया, और बस यहीं से इनकी बुराई का कारण चालू हो गया। हुआ क्या? 1956 के अंदर इन्होंने जो एक्ट पास किया उसके अंदर इन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। अब तमिल लोग भैया बिल्कुल उनको सौतेलापन लगने लगा कि हम क्या सौतेले, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि जॉब्स वगैरह में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहली प्रेफरेंस तो सिन्हाला लैंग्वेज को दी जाएगी। बट तमिल लोग
माइनॉरिटी में थे और उन्होंने कहा कि ठीक है भैया सह लेंगे थोड़ा, लेकिन चीज़ें और ख़राब होती गई। अब एक और लॉ निकला कि भैया जिसके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वालों को ही दी जाएगी। तमिल्स ने कहा ठीक है भाई सह लेंगे थोड़ा, लेकिन भाई तीसरी जो चीज़ हुई ना, उन्होंने कहा ना अब नहीं सह पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब बात आ गई थी रिलीजन में। इस लॉ के अंदर हुआ क्या कि भैया जो बुद्धिज़्म था उसको फॉस्टर रिलीजन बना दिया गया, जगह जगह बुद्धिज़्म को फैलाएंगे, और ये चीज़ तमिल्स को पसंद में नहीं आई। रिलीजन की बात पे तो मुद्दा उठ ही जाता है, और यही यहाँ पे भी हुआ। लोगों ने कहा नहीं भाई अब नहीं सह पाएंगे, बहुत हो गया। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, तमिल्स ने प्रोटेस्ट किए, ठीक है, आंदोलन वगैरह करने चालू किए, बट सिन्हाला उन्होंने कहा भाड़ के भट्टे में जाऊँ, हमें मतलब ही नहीं है भाई। ठीक है, ऑलरेडी मेजोरिटी में थे, क्यों मतलब पड़ेगा उन्हें। ठीक है, तो हुआ क्या कि भैया उन्होंने बोला कि भैया अपनी जाके ऐसी तैसी कराओ, हमने जो लॉ बनाया वो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, बट इन्होंने अपना प्रोटेस्ट करना चालू रखा, लेकिन कुछ ना मिला। उसके बाद इन्होंने अपनी डिमांड्स बदल ली। इन्होंने कहा ठीक है भाई एक काम करो, हमें नॉर्थ में ना, ठीक है, श्रीलंका के नॉर्थ में एक 100 गज की ज़मीन ही दे दो, हम सारे वहीं जाके रह लेंगे, अपना अलग देश बना लेंगे, तुम हमें छोड़ दो। ठीक है, तो उन्होंने कहा हलवा है क्या ज़मीन देना, भाग यहाँ से, और भगा दिया तमिल्स को। अब जो तमिल्स थे उन्होंने कहा कि भैया अब प्यार से काम नहीं होगा, अब तकरार से काम होगा, और यहाँ पे चालू हो गई वॉर। अब वॉर में हाथी घोड़े नहीं लड़ते, इंसान भी लड़ते हैं, और उसके नुकसान भी होते हैं। तो हुआ क्या कि भैया श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चालू हो गई, और ये जो सिविल वॉर चालू हो गई उसके अंदर इन तमिल्स को निकाल के मारा गया, बुरी तरीके से मारा गया, भगा के मारा गया। ऑब्वियस सी बात है, मेजोरिटी में सिन्हाला लोग थे और इनको बहुत बुरा मारा। जो बचे कुचे थे उनको फोर्स किया गया कि अपने इंडिया वापस भाग जाओ, और जो थोड़े बहुत रह भी गए उनका बहुत बुरा हाल किया। अब इसी में ही एक फैक्ट बताता हूँ, और फैक्ट ये है कि भैया यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी जिसका नाम था LTTE, लिबरल्स तमिल टाइगर्स इलम। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिस्ट ग्रुप है जिससे हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे। फैक्ट है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि भैया ये जो सिविल वॉर है वो 2009 में ख़त्म हुई, और ख़त्म हुई बहुत सारी चीज़ों के साथ। सबसे पहला, पूरी तरीके से श्रीलंका का ट्रेडिशन ख़त्म हो गया, श्रीलंका का कल्चर ख़त्म हो गया, और श्रीलंका की पॉपुलेशन भी कहाँ ही बची, सब तो डाइवर्सिटी ख़राब हो ही गई। तो यही था। अब हुआ क्या, समझने वाली बात है कि पावर शेयरिंग का एक सौतेला भाई है जिसका नाम है मेजोरिटिनिज्म। मेजोरिटिनिज्म का मतलब क्या है कि मेजोरिटी वालों की सुनी जाएगी और माइनॉरिटी गई घास चराने। समझ गए? क्लियर है? तो श्रीलंका ने अडॉप्ट किया था मेजोरिटिनिज्म को कि भैया सिर्फ मेजोरिटी की सुनेंगे, माइनॉरिटी गई ऐसी तैसी गिराने, जिसकी वजह से वहाँ पे कलेश चालू हो गए, और कलेश इतने ज़्यादा बढ़ गए वो तो तुम सबके सामने ही है। क्लियर है? समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं, और भैया अब बात करते हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन आता है, और ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ सो डिज़ायरेबल, कि भैया इतनी ज़्यादा बढ़िया क्यों है, पूरे दिन लेके हम पावर शेयरिंग की माला क्यों जपे जा रहे हैं, क्यों इतनी अच्छी है पावर शेयरिंग। तो भैया 2 रीज़न की वजह से अच्छी है। सबसे पहला आता है प्रूडेंशियल रीज़न, और दूसरा आता है मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब क्या है? देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता ही आता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, छोड़ के आते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि समझ ही नहीं आता लिखे क्या। सबसे पहला है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल को कैसे याद करना है? P से प्रूडेंशियल, P से प्रैक्टिकल, वो रीजंस जो पावर शेयरिंग के प्रैक्टिकल रीजंस है, एंड मॉरल रीजन वो रीजन जो कि भैया ख्याली पुलाव में बोलने में अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजन ये आता है कि भैया जो पावर शेयरिंग है वो कन्फ्लिक्ट्स को रोकती है। बिल्कुल सही बात है भाई, कन्फ्लिक्ट्स को कम करती है, कन्फ्लिक्ट्स को रोकती है। ठीक है, दूसरा मॉरल रीजन ये आता है कि भैया जो पावर शेयरिंग है वो वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी की आत्मा है। तुमने देखी, मैंने भी नहीं देखी, इसलिए मॉरल है। ठीक है, तो ये है हमारे प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन। आई बात समझ में? अभी बात करते हैं टाइप ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में, कि ये जो पावर शेयरिंग है वो कितने तरीके की होती है, कैसी कैसी होती है। चलो तो बढ़ते हैं आगे, तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। तो सबसे पहले आती है हमारी पावर शेयरिंग जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, नहीं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब है लेटी हुई लाइन। अब देखो ये वो पावर शेयरिंग है जिसके अंदर सबके पास इक्वल पावर होती है, बट फंक्शंस अलग अलग होते हैं। पावर सबकी सेम है बट फंक्शंस अलग अलग हैं। बेसिकली ये ऑर्गन की तरह है, मतलब तुम्हारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं भाई सब ज़रूरी हैं। किडनी हटा दूं तो उसके बिना भी शरीर नहीं चलेगा, दिल हटा दूं उसके बिना भी नहीं चलेगा, लेकिन फंक्शन सबके सेम है, पावर सबकी सेम है। ठीक है, फंक्शन सबके डिफरेंट है, पावर सबकी सेम है। अब इसी तरीके से बात करते हैं हॉरिजॉन्टल में। दिस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले आता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
मतलब लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाला, एग्जीक्यूटिव कानून लागू करने वाला, एंड जुडिशरी जो सबको पनिशमेंट देता है, मतलब उसका रिव्यू करता है कानून का। चलो तो बात करते हैं कि भैया ये जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इसको चेक एंड बैलेंस भी बोला जाता है। चेक एंड बैलेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि कल को अगर इन तीनों में से किसी के दिमाग में फितूर जमने लगा, किसी के दिमाग में जो है आने लगा कि भैया इस देश के ऊपर या इस कंट्री के ऊपर मैं कब्जा कर लेता हूँ, तो क्या होगा? क्योंकि पावर तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है, तो बाकी के जो दोनों है ना, वो उसके सर पे हाथ रखने के लिए हैं कि बेटा हम भी बैठे, ठीक है, इतना तेज मत चल। तो यहीं पे आता है चेक एंड बैलेंस कि अगर कल को कोई भी उल्टा सीधा काम करता है तो बाकी के दोनों उसको चेक करने के लिए बैठे हुए। समझ गए? अब बात करते हैं वर्टिकल के बारे में। दिस इज वर्टिकल, खड़ी हुई लाइन। अब देखो खड़ी हुई लाइन तो हमें दिख रही है, एक खड़ी हुई लाइन ऐसे है तो दिख रहा है ना, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, सेम ऐसे। यहाँ पे पावर अनइक्वल तरीके से डिवाइड है, सबके पास इक्वल नहीं होती। सबसे पहले उसके पास आती है पावर जिसके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावर, फिर स्टेट गवर्नमेंट उससे कम पावर, फिर लोकल गवर्नमेंट सबसे कम पावर। समझ गए? क्लियर है? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से पावर को बांटा जाता है, और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोला जाता है फेडरलिटिक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर और भी आगे डिवाइड होती है, और ये डिवाइड हो जाती है सबसे पहले आके सोशल ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स में। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब क्या है? देखो भैया, अब जिस तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। अगर तुमने कभी हाल फिलहाल में देखा हो कि कहीं पे किसी की हड़ताल चल रही हो, ऑटो वालों ने हड़ताल कर रखी है, तो सारे ऑटो वालों ने हड़ताल कर रखी है। अभी हड़ताल क्यों करी है? क्योंकि वो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं अपनी डिमांड मनवाने के लिए। दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रुप। पावर और भी आगे जाके बढ़ती है, और ये बढ़ती है सरकारों में भी, पॉलिटिकल पार्टीज में भी। मान लो कि कल को जो सरकार बनी वो सारे के सारे वोट नहीं ला पाई, या जितने वोट चाहिए थे उतने नहीं ला पाई, तो क्या करेंगे? सेम बिल्कुल वैसे ही कि अगर तुम्हारे पास मोमोज खाने के लिए पैसे कम हैं तो किसी से कंट्रीब्यूट करवाओगे ना, और स्प्लिट करोगे ना। बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाई जाती है कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब कि गठबंधन सरकार। एंड दैट्स इट, चैप्टर हो गया ख़त्म हमारा। अब आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपकी जितनी भी क्वायरीज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी की सारी कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना, और हम इसके बाद एक डाउट सेशन भी रखेंगे पावर शेयरिंग का। हाँ रुको, अभी कहीं मत जाओ। क्वेश्चन आंसर्स एंड नोट्स ये सारे के सारे आपको अवेलेबल होंगे, बट कमेंट में ये लिख के जाना पड़ेगा, तभी सब कुछ मिलेगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।